हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपके लिए नेशनल पार्क से जुड़ी कुछ ऐसी डरावनी कहानियां लेकर आया हूं जिन्हें सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन ये कहानियां शुरू करने से पहले मेरी हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट है। अगर ये वीडियो या कोई भी कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, क्योंकि हमारा अगला टारगेट इस चैनल पर 1K सब्सक्राइबर्स करने का है। और हाँ, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप देश और दुनिया के किस कोने से हमारी ये कहानी सुन रहे हैं। हमें ये जानकर बहुत खुशी होगी कि लोग कहाँ-कहाँ से हमारी कहानियाँ सुन रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो की पहली कहानी। साल 2021, जून का महीना। मैं और मेरा दोस्त केंट ओलंपिक नेशनल पार्क के हार्ट ओ द हिल्स कैंप ग्राउंड में कैंपिंग करने गए थे। ये कैंप ग्राउंड पार्क के प्रवेश द्वार के पास ही स्थित है, लेकिन जंगल इतना घना है कि आप खुद को वहां अलग थलग महसूस करेंगे। इस इलाके का जंगल बेहद शांत और गहरा है। दिन में भी पेड़ों के नीचे हल्की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती है। रात होते ही जंगल की ये शांत प्रकृति अचानक डरावनी लगने लगती है। हमारे कैंपिंग के पहले 2 दिन बिना किसी परेशानी के गुजरे। हम दिन भर पार्क में घूमते, प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेते और रात को कैंप फायर के पास बैठकर बातें करते थे। लेकिन तीसरी रात ने मेरी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव दे दिया। उस रात ठंड कुछ ज्यादा थी और हवा भी नहीं चल रही थी। जैसे ही रात गहरी हुई, जंगल का सन्नाटा डरावना हो गया। उस घने अंधेरे में आपको अपने हाथ तक नजर नहीं आते। मुझे नींद नहीं आ रही थी। अजीब सी बेचैनी हो रही थी, जैसे कोई चीज हमें लगातार देख रही हो। तभी अचानक मुझे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई दी, कुछ कदमों की आहट। मुझे लगा कि शायद वो कदमों की आहट है, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि शायद ये पेड़ों से गिरती हुई कोई डाली होंगी। फिर मैंने एक धीमी सांस की आवाज सुनी। शायद हवा होगी, मैंने ये कहकर खुद को तसल्ली दी। लेकिन उस घने जंगल में हवा का नामो निशान नहीं था। हमने कैंपिंग से पहले कई चेतावनी बोर्ड देखे थे। भालू और पहाड़ी शेर जैसे शिकारी जानवरों से सावधान रहें, अपना खाना ठीक से पैक करें और कैंप ग्राउंड को साफ रखें। मैंने सोचा कि हमने खाने को अच्छे से पैक कर दिया था, लेकिन क्या वो पर्याप्त था? और क्या पिछले कैंपर्स ने जगह साफ छोड़ी थी? डर और बेचैनी का ये मिश्रण मुझे और ज्यादा परेशान करने लगा, क्योंकि अगर हमारा खाना या पिछले कैंपर्स द्वारा छोड़ा गया कुछ भी बचा कुचा खाना वहां होगा, तो भालू या पहाड़ी शेर उस खाने की महक से वहां आ सकते थे। तभी एक टहनी टूटने की आवाज सुनाई दी। मेरा दिल जैसे रुक गया। आवाज मेरे टेंट के पास से आई थी। क्या कोई शिकारी जानवर मेरे टेंट के बाहर था, या शायद ये बस एक चूहे की हरकत हो सकती है? मैंने अपनी जगह से हिलने की हिम्मत नहीं की। मेरे पास बियर स्प्रे था। मैंने उसकी कैनिस्टर को कसकर पकड़ा और टेंट के अंदर बिल्कुल चुपचाप पड़ा रहा। मेरे दिमाग में तमाम ख्याल दौड़ रहे थे। अगर ये भालू हुआ तो क्या ये स्प्रे काम करेगा, या ये कोई ऐसा शिकारी हो जिसे हमने पहले कभी देखा ही ना हो। वो रात अनंत सी लग रही थी। हर छोटी सी आवाज बहुत बड़ी लग रही थी। कहीं से सूखे पत्तियों का सरसराना, कभी हल्की सांसों की आवाज, और कभी कभी टेंट के पास कुछ हल्की सी सरकने की आहट। लेकिन सबसे डरावना क्षण वो था जब मुझे खुरचने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई टेंट के बाहर अपने पंजों से जमीन खरोच रहा हो। मेरा पूरा शरीर डर के मारे जम गया। मैंने कई बार अपने दिल को शांत करने की कोशिश की, लेकिन मेरे दिमाग में एक ही ख्याल घूम रहा था, क्या ये हमारा अंत होगा?
घंटों की इस मानसिक लड़ाई के बाद शायद थकावट के कारण मेरी आंख लग गई। सुबह उठने पर मैंने खुद को सुरक्षित पाया। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन रात की घटनाओं ने मेरे मन में गहरे सवाल छोड़ दिए थे। सुबह मैंने अपने दोस्त कैंट से बात की। उसने भी रात भर जागते हुए वही सब महसूस किया था जो मैंने किया था, जैसे कोई हमारी हर हरकत देख रहा हो। उसने भी कदमों की आहट और सांसों की आवाज सुनी थी। हमने कैंप ग्राउंड का मुआयना किया, टेंट के चारों ओर जमीन पर निशान खोजने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं था जो ये साबित कर सके कि रात को वहां कोई जंगली जानवर था। तो फिर हमने ये सब महसूस कैसे किया? क्या ये हमारा डर था या फिर सचमुच कोई अनदेखा प्राणी हमें देख रहा था? कैंप ग्राउंड के आसपास की वो डरावनी शांति किसी भी सामान्य इंसान को असहज कर सकती है। दिन में भी वहां कोई चिड़िया गाना नहीं गाती और ना ही कोई कीड़ा मकोड़ा दिखता है, और रात का सन्नाटा तो एकदम असहनीय हो जाता है। हमने इस घटना को भूलने की कोशिश की और अपने अगले ट्रिप की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन उस रात की यादें आज भी मेरी रीढ़ में सिरहन पैदा कर देती हैं। मैंने कई बार सोचा, क्या वो कोई भालू था या कोई पहाड़ी शेर था, लेकिन फिर एक ख्याल आया, क्या ये कोई ऐसा प्राणी था जिसे हमने कभी देखा ही ना हो? ओलंपिक का ये जंगल अपने अंदर कितने रहस्य छुपाए बैठा है कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तय है कि उस रात को जो हुआ उसने मेरी जिंदगी के सबसे डरावने पलों में जगह बना ली। मेरे दोस्त कैंट ने मजाक में कहा, शायद वो सास्क्वाच था। हालांकि हम दोनों हंसे, लेकिन उसके शब्दों ने मेरे डर को और गहरा कर दिया। अगर ये सचमुच कोई ऐसा प्राणी था तो ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कैंपिंग का ये अनुभव मुझे हमेशा याद रहेगा। हालांकि मैं इस घटना के बाद भी कैंपिंग करता हूँ, लेकिन उस रात की यादें हर बार मेरे दिल में डर जरूर पैदा कर देती हैं। ओलंपिक नेशनल पार्क, जहाँ प्रकृति अपने सबसे रहस्यमय रूप में है, ये जगह जितनी खूबसूरत है उतनी ही डरावनी भी है। 2 साल पहले गर्मियों में मैं और मेरे 3 दोस्त येलो स्टोन में हार्ट लेक ट्रेल की ओर ट्रैकिंग के लिए गए थे। अगर आप हार्ट लेक के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि ये अमेरिका में सबसे दूर दराज जगहों में से एक है। ये उस सड़क से भी लगभग 11 मील दूर है जो वहां तक पहुंचने का सबसे करीब रास्ता है। हम पहले भी कई बार मोंटाना, वायोमिंग और इडाहो के जंगलों में ट्रैकिंग कर चुके थे। हमें ग्रिजली बियर्स के इलाकों में कैंपिंग का अनुभव था, लेकिन ये डर कभी पूरी तरह से नहीं जाता। अगर आपने कभी ग्रिजली भालुओं के इलाकों में कैंपिंग की हो तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना रोमांचकारी और साथ ही साथ कितना डरावना हो सकता है। लेकिन उस रात हमें जो डरावना अनुभव हुआ वो भालुओं की वजह से नहीं था। रात के करीब 10:30 बजे हम कैंप फायर के पास बैठे थे। हम अपनी अगली यात्रा की योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे। तभी हमारी नजर झील के दूसरी ओर एक हल्की सी रोशनी पर पड़ी। ये रोशनी झील के दूसरी तरफ बिल्कुल हमारे सामने दिखाई दे रही थी। पहले हमने सोचा कि शायद कोई रात के समय हार्ट लेक ट्रेल पर हाइकिंग कर रहा हो, लेकिन जैसे ही हमने ध्यान से देखा वो रोशनी धीरे धीरे तेज होने लगी। पहले ये किसी हेडलैम्प जैसी लग रही थी, लेकिन जल्द ही वो काफी ज्यादा उज्जवल हो गई। हार्ट लेक काफी बड़ी है और उस दिन हम पूरे दिन में केवल 4 लोगों से मिले थे। वो सभी हाइकर्स थे और वो उत्तर की ओर जा रहे थे। ये स्पष्ट था कि झील के उस ओर कोई और नहीं था। हमने ये सोचना शुरू किया कि उस समय इतनी रात में उस जगह पर कोई कैसे पहुंच सकता है। हार्ट लेक का ट्रेल बहुत दूर दराज और खतरनाक है। वो इलाका भालुओं से भरा रहता है और कोई भी सामान्य व्यक्ति रात के समय वहां ट्रैकिंग के लिए सोच भी नहीं सकता।
अगर किसी ने देर से ट्रेल शुरू भी किया होता तो भी वो इतनी रात में वहां नहीं पहुंच पाता, और अगर कोई वहां रात में आया भी होता तो वो या तो बहुत साहसी होगा या फिर कोई पागल होगा। हमारी चिंता तब बढ़ गई जब वो रोशनी धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ने लगी। शुरुआत में ये इतना धीमा था कि हमें लगा शायद हमारी आंखों का भ्रम हो, लेकिन जैसे जैसे वो रोशनी करीब आई ये स्पष्ट हो गया कि ये कोई भ्रम नहीं था। सबसे डरावनी बात ये थी कि ये रोशनी झील के ऊपर से चलकर आ रही थी। झील काफी बड़ी है और इसका पानी गहरा और ठंडा है। ये देखना असंभव सा लग रहा था कि कोई नाव या कोई छोटी राफ्ट इतनी तेजी से झील के ऊपर से आ सकती है। हम सभी दोस्तों ने मिलकर इस बात की पुष्टि की कि वो रोशनी वास्तव में हमारी ओर बढ़ रही थी या नहीं, और जब ये पूरी तरह से स्पष्ट हो गया कि ये झील के ऊपर से हमारी तरफ ही आ रही है, हमारी चिंता डर में बदल गई। जब वो रोशनी झील के ऊपर करीब 1/4 मील तक आ गई तो वो अचानक गायब हो गई। एक पल पहले जो रोशनी हमें डरावनी लग रही थी, मानो वो हवा में कहीं विलीन हो गई। ये सब देखकर हम इतने डर गए कि उस रात किसी को भी नींद नहीं आई। हमारे दिमाग में भालुओं का डर तो था ही, लेकिन अब इस अनदेखी घटना ने हमें पूरी तरह से झकझोर दिया था। अगली सुबह जब हम वहां से लौट रहे थे तो हमने झील के उस किनारे पर जाकर देखा जहां से वो रोशनी शुरू हुई थी, लेकिन वहां पर हमें किसी और के पैरों के निशान तक नहीं मिले, सिवाय उन निशानों के जो हमने पिछले दिन छोड़े थे। इस घटना ने हमें इतना डरा दिया कि हमने पूरी रात इस पर चर्चा की, लेकिन यह अनुभव इतना विचित्र था कि इसे भूल पाना मुश्किल है। येलोस्टोन का ये इलाका जितना डरावना है उतना ही जादुई भी है, और ये घटना इसे और रहस्यमयी बना देती है। इस अनुभव के बाद भी येलोस्टोन के बैक कंट्री ट्रेल्स ने हमें आकर्षित करना बंद नहीं किया। अगर आप वहां जाने की सोच रहे हैं तो मेरा सुझाव है कि जाएं। ये जगह आपको डराएगी, चौंकाएगी, लेकिन अंत में इसका जादू आपको वहां बार बार खींच लाएगा। पिछले साल मेरी पत्नी और मैं अक्टूबर के अंत में ऑर्चेस नेशनल पार्क के डेविल्स गार्डन में एक शांत और सुनसान दिन पर लंबी पैदल यात्रा कर रहे थे। ये ट्रेल हमारा सबसे पसंदीदा ट्रेल है और हम इसे कई बार कर चुके हैं। उस दिन हमने पूरे लूप को पार करने का प्लान बनाया था, जिसमें यह भी तय था कि हम रात होने के बाद वापस लौट जाएंगे। हमने इस यात्रा के लिए पूरी तैयारी कर रखी थी, जिसमें पर्याप्त पानी, खाना और उचित ट्रैकिंग गियर्स शामिल थे। जैसे ही हम डबल ओ आर्च पार कर गए, ट्रेल और मुश्किल हो गई। यह हिस्सा बेहद खराब तरीके से मार्क किया गया था। हमने देखा कि इस क्षेत्र में बहुत कम लोग आते हैं और हम लगभग अकेले ही उस सुनसान इलाके में थे। शाम का समय था और सूरज डूबने ही वाला था। हम एक खूबसूरत जगह पर रुककर तस्वीरें खींच रहे थे। तभी लगभग 1 मील अंदर जाने के बाद हमें अचानक एक अन्य हाइकर मिला, या कहें कि उसने हमें ढूंढ लिया। वो बुरी तरह से घबराया हुआ और परेशान था। उसने बताया कि वो सुबह से यहीं फंसा हुआ है और रास्ता भटक गया है। उसने हमें ये भी बताया कि अब तक सिर्फ वो गोल गोल घूम रहा था और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ट्रेल हेड यानी कि मुख्य रास्ते तक कैसे पहुंचा जाए। उसके पास पीने का साफ पानी भी नहीं बचा था। उसने अपने पानी की बोतल में कहीं से गंदे गड्ढे का पानी भर लिया था, जो पीने लायक कतई नहीं था। वो इतनी बुरी स्थिति में था कि उसे अपनी जान का डर सताने लगा था। जब उसने हमें देखा तो वो लगभग रो पड़ा था और बार बार शुक्रिया अदा कर रहा था। वो बार बार पूछ रहा था, क्या आपको ये रास्ता पता है? मैंने उसे कई बार भरोसा दिलाया कि ये रास्ता हमें मालूम है और उससे कहा कि वो बस हमारे साथ चले। हमने उसे साफ पानी भी दिया
और उसे जल्दी से जल्दी मुख्य रास्ते की ओर ले जाने का फैसला किया, क्योंकि सूरज लगभग डूब चुका था और रोशनी तेजी से कम हो रही थी। शुरुआती 30 मिनट तक वो पूरी तरह से पैनिक मोड में था। वो बार बार पूछ रहा था, क्या आप सही रास्ते पर जा रहे हैं? और हमें उसे बार बार आश्वासन देना पड़ रहा था कि हाँ, हम सही रास्ते पर हैं। उसका व्यवहार देखकर ये समझ में आया कि जब लोग जंगल में भटक जाते हैं तो वो किस तरह से मानसिक रूप से प्रभावित हो जाते हैं। धीरे धीरे जब हमने उसे शांत किया और बातचीत शुरू की, तो हमें पता चला कि वो कोई नौसिखिया नहीं था। वो एक अनुभवी बैक कंट्री हाइकर था और उसे वेस्ट और यूटा के बैक कंट्री में लंबी हाइकिंग करने का काफी अनुभव था। हमें ये जानकर हैरानी हुई कि ऐसा अनुभवी व्यक्ति भी ऐसी स्थिति में फंस सकता है। उसने बताया कि उसके पास एक जीपीएस घड़ी थी जो उसके द्वारा तय की गई दूरी और रास्ते को रिकॉर्ड कर रही थी, लेकिन पैनिक मोड में आने के कारण वो बार बार उसी लूप ट्रेल को पार करता रहा, बिना ये महसूस किए कि वो सही रास्ते पर आ चुका है। उसने लगभग 20 मील का सफर तय कर लिया था, सिर्फ सही रास्ता ढूंढने के चक्कर में। उसने अपनी यात्रा की शुरुआत पर्याप्त पानी के साथ की थी, लेकिन 9-10 घंटे जंगल में भटकने के कारण उसका सारा पानी खत्म हो चुका था। उस दिन हम और किसी व्यक्ति से नहीं मिले। हम आखिरी लोग थे जो उस हिस्से में गए थे। अगर हम उसे नहीं मिलते तो वो पूरी रात वहां फंसा रह जाता। उस रात का तापमान शून्य से नीचे गिरकर लगभग -10 डिग्री सेल्सियस तक चला गया था। अगर उसे मदद नहीं मिलती तो उसके पास दो संभावनाएं थीं। या तो वो अंधेरे में गिरकर घायल हो सकता था, या फिर वो ठंड से तो नहीं मरता क्योंकि उसके पास सही कपड़े थे, लेकिन वो स्थिति बहुत दर्दनाक और खतरनाक हो सकती थी। यह अनुभव हमारे लिए बेहद शिक्षाप्रद और भावनात्मक था। हमने महसूस किया कि हमें वहां उस समय भेजा गया था ताकि हम उस व्यक्ति की मदद कर सकें। अगर हम वहां 5 मिनट पहले या 5 मिनट बाद में पहुंचते तो शायद हम उससे कभी नहीं मिलते। इस घटना के दौरान मैंने पहली बार ये समझा कि जब लोग जंगल में रास्ता भटकते हैं तो वो कैसे पैनिक मोड में चले जाते हैं। मैंने पहले इस स्थिति के बारे में सुना था, लेकिन इसे वास्तविकता में देखना काफी डरावना था। उस व्यक्ति को देखकर मुझे ये एहसास हुआ कि कभी कभी सबसे अनुभवी लोग भी ऐसी स्थिति का शिकार हो सकते हैं। इस घटना ने हमें यह भी सिखाया कि चाहे आप कितने भी अनुभवी क्यों ना हो, कभी भी चीजें आपके नियंत्रण के बाहर हो सकती हैं। हमेशा तैयारी के साथ जाना और अपनी सीमाओं को समझना बेहद जरूरी है। ये 2009 की बात है, एक गर्म दोपहर की। मैं अपने परिवार के साथ योसेमाइट नेशनल पार्क में हाइकिंग कर रहा था। हम हैप्पी आइल्स की तरफ जा रहे थे। अचानक मेरे सर में तेज दर्द हुआ। वो दर्द इतना तेज था कि मैंने अपने परिवार से कहा कि मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ और बाद में उनसे इंटरप्रेटिव सेंटर में मिलूंगा। वहां पास ही कुछ बेंच एक गोल आकार में पेड़ों की छाया के नीचे रखी हुई थी। मैं उनमें से एक पर जाकर लेट गया। उस दिन अजीब सी खामोशी थी। अच्छे मौसम के बावजूद उस इलाके में बहुत कम लोग थे। वहां की ये शांति मेरे लिए असामान्य थी, क्योंकि योसेमाइट जैसे लोकप्रिय स्थान पर लोगों का आना जाना लगा रहता है। करीब 10 मिनट लेटने के बाद जब मैंने अपनी आंखें खोली तो जो मैंने देखा उससे मैं सन्न रह गया। मुझे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी थी, जैसे कोई मेरे पास आ रहा हो, और जब मैंने आंख खोलकर देखा तो मेरे सामने एक भेड़िया खड़ा था। यह भेड़िया बहुत बड़ा और भारी था। मेरे पालतू कुत्ते का वजन 85 पाउंड है, लेकिन ये उससे भी बड़ा और भारी लग रहा था। उसकी चाल धीमी थी और उसमें एक अजीब सा आत्मविश्वास झलक रहा था। उसने अपनी गर्दन घुमाकर सीधा मुझे देखा। उसकी आंखों में गहरी चमक और शांति थी, जैसे वो मेरी आत्मा को पढ़ पा रहा हो।
वो इतना करीब था कि अगर मैं हाथ बढ़ाता तो उसे छू सकता था। वो धीरे धीरे चलता रहा, अपनी राह और रफ्तार बदले बिना। उस पल में ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। यह अनुभव जादुई और डरावना दोनों था। उसकी सेहत एकदम अच्छी लग रही थी। मैं सोचने लगा कि क्या ये पागल है या बीमार हो सकता है, क्योंकि भेड़ियों का दिन में इस तरह इंसानों के पास आना असामान्य है। मैंने अपने आप को समझाने की कोशिश की, शायद ये कोई बड़ा सियार होगा। थोड़ी देर बाद दो जर्मन पर्यटक उसी दिशा में आए। वो उसी भेड़िए के पीछे पीछे आ रहे थे। वो अंग्रेजी थोड़ी बहुत जानते थे और उत्साहित होकर बोले, वुल्फ, वुल्फ। उनकी ये प्रतिक्रिया मेरी शंका को और बढ़ा रही थी। मैंने 80 के दशक में वॉशिंगटन के एक वुल्फ प्रिजर्व में वॉलंटियर किया था। मैंने भेड़ियों को करीब से देखा और समझा है। इस भेड़िए की चाल, बनावट और आत्मविश्वास एकदम असली भेड़िए की तरह ही लग रहे थे। लेकिन यह सोचना मुश्किल था कि योसेमाइट जैसी जगह पर भेड़िए कैसे हो सकते हैं। उस समय भेड़ियों की ज्ञात रेंज इस इलाके से बहुत दूर थी। मैंने सोचा शायद मेरे सर दर्द के कारण मेरा दिमाग धोखा दे रहा था। मैंने जर्मन पर्यटकों को समझाया कि शायद ये कोई बड़ा या स्वस्थ सियार होगा। उस दिन मैंने ये मानने की कोशिश की कि जो मैंने देखा वो भेड़िया हो ही नहीं सकता, लेकिन मेरे मन में सवाल बना रहा। कुछ साल बाद सिक्वोया नेशनल पार्क में पहली बार भेड़िए को देखा गया। तब से मैंने अपने उस अनुभव पर दोबारा सोचना शुरू किया। क्या मैंने भी सच में भेड़िया ही देखा था? वो पल आज भी मुझे असमंजस में डाल देता है। कुछ समय बाद मैंने एक और कहानी सुनी जिसमें किसी और को योसेमाइट में भेड़िए जैसा जानवर दिखाई दिया। ये कहानी मेरे अनुभव से जुड़ी हुई थी। ये घटना भी योसेमाइट के किसी कम भीड़ वाले ट्रेल पर हुई थी। उस व्यक्ति ने बताया कि वो योसेमाइट फॉल्स की तरफ जा रहा था। ये ट्रेल मुख्य मार्ग से अलग था और वहां लोगों का आना जाना कम था। उस इलाके में चट्टानों के ढेर थे। वो व्यक्ति उस शांत ट्रेल पर चल रहा था जब उसने अचानक 6-7 हिरणों को अपनी तरफ भागते हुए देखा। हिरणों का समूह तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था। उस दृश्य को देखकर वो रोमांचित हो गया, लेकिन तभी उसने एक भेड़िए को उन हिरणों का पीछा करते देखा। हिरण इतने पास आ गए कि उनमें से एक को वो लगभग छू सकता था। उसके पीछे पीछे वो भेड़िया भी था। ये नज़ारा चौंकाने वाला और डरावना दोनों था। बाद में उसने लोगों से इस बारे में बात की। उसे बताया गया कि योसेमाइट में भेड़िए होते ही नहीं हैं। ये केवल कोई बड़ा सियार हो सकता है। लेकिन वो व्यक्ति इस बात से सहमत नहीं हो पाया। उसका कहना था कि वो जानवर किसी भी सियार से बड़ा और ताकतवर दिख रहा था। दोनों घटनाएं सवाल खड़े करती हैं। क्या योसेमाइट में वास्तव में भेड़िए हो सकते हैं, या ये कुछ और था जिसे आज तक समझा नहीं जा सका? ये अनुभव दिखाते हैं कि प्रकृति में कई ऐसे रहस्य हैं जिनका जवाब देना आसान नहीं है। ये घटनाएं डरावनी कम और रहस्यमयी ज्यादा लगती हैं। योसेमाइट की विशालता और शांति में शायद ऐसे अनुभव हमें प्रकृति के करीब लाने का एक जरिया हैं। कैंपिंग हमेशा से ही रोमांच और शांति का अनुभव देती है, लेकिन कभी कभी ये अनुभव डरावना और रहस्यमय भी हो सकता है। ऐसा ही कुछ मेरे और मेरे दोस्तों के साथ हुआ। ये दोनों घटनाएं अलग अलग जगहों पर हुई, लेकिन दोनों ने हमें इस कदर डरा दिया कि हम आज तक भूल नहीं पाए। हम पॉइंट रेयस नेशनल सी शोर में कैंपिंग कर रहे थे। रात का समय था, लगभग 2 बज रहे थे। चारों तरफ घना अंधेरा था और बस जंगल की आवाजें गूंज रही थीं। उस रात मौसम एकदम शांत था, लेकिन जंगल में रहने वाले जानवरों की चीखें बहुत डरावनी थीं। खासकर बॉब कैट्स यानी जंगली बिल्ली की चीखें जो रात भर आती रही। हम सब अपने टेंट में सोने की कोशिश कर रहे थे,
लेकिन मेरी एक दोस्त जो हल्की नींद वाली थी, वो सो नहीं पा रही थी। उसने हमें सुबह बताया कि वो बॉब कैट्स की चीखों की वजह से पूरी रात जागती रही। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने हमें अंदर तक डरा दिया। करीब 2 बजे अचानक हमारे टेंट के पास किसी के चलने की आहट हुई। मेरी दोस्त ने टेंट से बाहर देखा और उसने देखा कि एक अजनबी जिसके सर पर लाल हेडलाइट थी, हमारे टेंट के सामने खड़ा है। उसने हिम्मत करके हमें जगाया। हम सब धीरे धीरे उठे और टेंट के अंदर से उस अजनबी की परछाई को देखने लगे। वो व्यक्ति बिना कुछ बोले, बिना हिले डुले, बस हमारे टेंट के सामने खड़ा था। उसकी लाल हेडलाइट की चमक हमारे टेंट पर गिर रही थी। ये दृश्य इतना डरावना था कि हमारे दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। हम सब वहीं बैठे रहे, ये सोचते हुए कि आखिर ये व्यक्ति कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। 5 मिनट ऐसे ही बीत गए, लेकिन उन 5 मिनटों में ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। अचानक वो व्यक्ति बिना कोई शब्द बोले वापस अंधेरे में चला गया। सुबह हमने सोचा कि शायद कोई फॉरेस्ट रेंजर था जो हमारे परमिट की जांच करने आया होगा, लेकिन इतनी रात को बिना कोई बात किए बस खड़े होकर देखने का तरीका, वो बहुत अजीब था। उस रात के बाद हम में से कोई भी चैन से सो नहीं सका। अब ये दूसरी घटना योसेमाइट नेशनल पार्क की है। ये रात का समय था, करीब 12 बज रहे थे। मैं बैकपैकर्स कैंप से अपनी कार तक जाने के लिए निकला। उस समय पार्क में सन्नाटा था, कोई अन्य व्यक्ति दिखाई ही नहीं दे रहा था। जब मैं कार की तरफ जा रहा था, तभी अचानक झाड़ियों में से एक आदमी निकला। शुरुआत में मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि मैंने सोचा कि शायद वो भी किसी काम से जा रहा होगा। लेकिन कुछ देर बाद मुझे एहसास हुआ कि वो लगातार मेरी तरफ बढ़ रहा है। मैंने अपना रास्ता बदल लिया और हैप्पी आइल्स ब्रिज की तरफ चला गया। लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो व्यक्ति वहीं खड़ा था, मुझे घूर रहा था। मैंने उसे गुड मॉर्निंग कहा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। न उसके पास कोई बैग था, न हेडलाइट और ना ही किसी तरह का कैंपिंग गियर। मुझे एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। मैं जल्दी से सड़क के दूसरी तरफ चला गया और फिर पीछे मुड़कर देखा, वो व्यक्ति वहां से गायब हो गया था। मैंने राहत की सांस ली और आगे बढ़ गया। लेकिन जैसे ही मैं एक चौराहे पर पहुंचा और अपना नक्शा देखने लगा, मुझे फिर से उसके कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो फिर से मेरे ही पीछे था। इस बार डर मेरे ऊपर हावी हो गया। मैंने चालाकी से रास्ता बदल दिया और विजिटर सेंटर की तरफ जाने का नाटक किया, लेकिन वो व्यक्ति लगातार मेरे पीछे चलता रहा। इस बार मैंने फैसला किया कि मैं उसे नज़रअंदाज नहीं करूंगा। मैंने रुककर अपना सर्वाइवल नाइफ निकाला और उसे हाथ में पकड़ लिया। मैं जानता था कि इस जंगल में इस समय सिर्फ हम दोनों ही हैं। मैंने धीमे कदमों से उसकी तरफ देखा और वहां खड़ा हो गया। शायद मेरी इस हरकत से उसे मेरा इरादा समझ आ गया। वो बिना कुछ कहे अचानक पीछे मुड़कर चला गया, लेकिन मेरा डर अभी भी खत्म नहीं हुआ था। मैंने अपनी हेडलाइट बंद कर दी और जंगल के रास्ते से अपर पाइन कैंप की तरफ बढ़ गया। वहां पहुंचने के बाद मैंने रुक कर देखा कि क्या वो व्यक्ति अभी भी मेरा पीछा कर रहा है। जब मुझे यकीन हो गया कि वो अब मेरे पीछे नहीं है, तो मैं बैकपैकर्स कैंप वापस पहुंचा। वहां मेरे दोस्तों ने मजाक में पूछा, क्या तुमने हाफ डॉम पर चढ़ाई कर ली थी जो इतना समय लगा? मैंने उन्हें सब कुछ बताया और हम सब ने महसूस किया कि वो रात हमारे लिए कितनी डरावनी थी। इन दोनों घटनाओं में अंधेरी रात और सन्नाटे ने डर को और बढ़ा दिया था। पहली घटना में उस अजनबी का लाल हेडलाइट लेकर टेंट के सामने खड़ा होना और दूसरी घटना में उस अजनबी व्यक्ति का पीछा करना। ये सब कुछ ऐसा था जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जंगल में अकेले होने का एहसास और किसी के द्वारा पीछा किए जाने का डर दिल को दहला देने वाला होता है। इन दोनों घटनाओं को सुनकर आप सोच सकते हैं कि ये महज संयोग था, लेकिन जो लोग जंगलों और कैंपिंग में समय बिताते हैं
वो जानते हैं कि अजनबी लोगों या जानवरों का ऐसा बर्ताव हमेशा कुछ असामान्य होता है। मैं एक 28 वर्षीय महिला हूं और मुझे अकेले यात्रा करना पसंद है। इस पिछले गर्मी के मौसम में मैं मोआब गई थी ताकि मैं तारों का नज़ारा देख सकूं और वहां के कुछ नेशनल पार्क्स घूम सकूं, क्योंकि मेरा मुख्य उद्देश्य वहां की डार्क साइड का अनुभव करना था। मैं ऐसी जगह पर ठहरना चाहती थी जहां शहर की रोशनी का प्रदूषण ना हो। मैंने ऑनलाइन एक रेंच ढूंढा जिसकी प्रॉपर्टी की सीमा कैनियन लैंड्स नेशनल पार्क से सटी हुई थी। मैंने उस रेंच के मालिक को उसकी ज़मीन पर ठहरने के लिए पैसे दिए। ये जगह बहुत दूरस्थ थी। यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे कई मील तक बिना पक्की सड़क पर यात्रा करनी पड़ी। मेरा टेंट प्रॉपर्टी की सीमा के बिल्कुल किनारे पर लगाया गया था। मेरी दाईं तरफ जो कुछ भी था वो सीधे पार्क के नीडल्स डिस्ट्रिक्ट की ओर जा रहा था। कुछ घंटे तारों को निहारने के बाद मैंने सोचा कि अब सोने का समय हो गया है। बिस्तर पर जाने से ठीक पहले मैंने अपने टेंट के बाईं ओर किसी के पैरों की आहट सुनी। ये इलाका कंकड़ और पत्थरों से भरा था, इसलिए ऐसी आवाज़ साफ सुनाई देती हैं। लेकिन मैंने इसे सिर्फ किसी जानवर की हरकत मानकर नज़रअंदाज कर दिया। मैं सो गई, लेकिन रात के लगभग 3:45 बजे मैं अचानक जाग गई। पहले मुझे लगा कि शायद ये हवा की वजह से हुआ होगा, क्योंकि पूरी रात के दौरान वहाँ एकदम खामोशी थी। लेकिन फिर मैंने 4 कदमों जैसी आहट सुनी और ये आवाज़ अब मेरी दाईं ओर से आ रही थी। मैं खुद को समझाने ही वाली थी कि ये कुछ नहीं है, तभी मैंने देखा मेरे टेंट के बाहर फ्लैश चमका। पहले तो मैंने सोचा कि क्योंकि मैं एक रेंच में थी, उसके मालिक ने किसी जगह पर कोई लाइट लगा रखी होगी जो हर कुछ मिनटों में चमकती होगी। जैसे ही मैंने फिर से सोने की कोशिश की, मेरी आंखें बस बंद होने ही वाली थी कि एक और फ्लैश लाइट ऑन हुई। लेकिन इस बार ये फ्लैश पहले से बहुत करीब था, बहुत तेज था और किसी दूसरी दिशा से आया था। स्पष्ट करने के लिए बता दूं, ये सिर्फ एक चमक नहीं थी, ये बिल्कुल कैमरे के फ्लैश जैसा था। मैंने उस फ्लैश के केंद्र में एक गोल रोशनी देखी जो फिर फैलती हुई बाहर की ओर जाती है, जैसे कैमरे का फ्लैश करता है। मुझे उम्मीद है कि मैं इसे सही से समझा पा रही हूँ। खैर, अगले 2.5 घंटे तक ये फ्लैश मेरे टेंट के चारों ओर घूमता रहा। यह हर बार अलग अलग दिशाओं से आता, कभी मेरे टेंट के कैनवास के बहुत पास, तो कभी थोड़ी दूर और हल्का। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि मैंने कभी भी कोई कदमों की आहट नहीं सुनी। आखिरी फ्लैश जिसने मुझे सचमुच अपनी जान का डर महसूस कराया, मेरे टेंट के दरवाजे से आया। ऐसा लगा जैसे किसी ने कैमरा मेरे टेंट की जिप के ठीक सामने रखकर फोटो खींची हो। एक और बात स्पष्ट कर दूं, मेरा टेंट पारदर्शी नहीं था, ये मोटे कैनवास से बना हुआ था। इसलिए अगर कोई व्यक्ति बाहर खड़ा होकर मेरे टेंट की फोटो ले भी रहा होता तो भी वो अंदर मुझे नहीं देख सकता था। मैं इस घटना के लिए कोई नॉन क्रीपी यानी डरावना न लगने वाला कारण खोजने की कोशिश कर रही हूँ। शुरू में मैंने सोचा कि शायद ये चंद्रमा की तस्वीरें लेने वाले फोटोग्राफर होंगे, लेकिन चंद्रमा की फोटोग्राफी का पहला नियम यही है कि कोई लाइट या फ्लैश इस्तेमाल नहीं किया जाता। मेरी दूसरी थ्योरी थी कि ये हीट लाइटनिंग, गर्म हवा की वजह से बिजली की चमक हो सकती है, लेकिन तब रोशनी ऊपर से आती, ना कि मेरे टेंट के इतना पास। इसके अलावा उस रोशनी के केंद्र में गोल आकार होना और फिर बाहर फैलना भी मेरी इस थ्योरी को गलत साबित करता है। यह अनुभव बहुत परेशान करने वाला था। अब से मैं अकेले कैंपिंग करते हुए केवल अपनी कार में ही रुकूंगी।